गाइस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आपका भी सपना है कि 450 प्लस लाने हैं तो उसके लिए आप लोग को प्रॉपर क्लास करते हुए चलने होंगे। प्रॉपर आप मेरा ऑब्जेक्टिव का क्लास और थ्योरी का क्लास देखते हुए चलते हैं तो आप एग्जाम में उतना बेहतरीन कर जाएंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल एक भी नहीं कभी आया है और नहीं कभी आएगा। आप लोग पिछले ईयर का भी वीडियो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कि हमारे पढ़ाए हुए क्लासरूम से लड़ा था। अगर आप भी वही चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं कि समदैशिक प्रकृति के होते हैं कि दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यह याद रखिएगा। दो तीन बातें और मैं बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान सुनिएगा। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है? विषमदैशिक होती है और इसे वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में दे दे कि ये बताइए किस ठोस को वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, तो आप लोग को याद रख लेना है कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। और भी मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखिएगा। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होती है। इसका ज्यामितीय आकार जो होती है ना, ये निश्चित होती है। इस बात को भी याद रखना है कि इसका ज्यामितीय आकार जो होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। मैं जितना भी एक्स्ट्रा बातें बताऊं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति के होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति, समदैशिक प्रकृति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जो अक्रिस्टलीय होता है, कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिक प्रकृति का होता है। क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे है? समदैशिक प्रकृति को होते हैं। इस बात को याद रखना है कि अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति को होते हैं? तो समदैशिक प्रकृति को होते हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूं, इसका एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। कांच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और रबड़, और इसके साथ साथ प्लास्टिक। प्लास्टिक भी आप लोग लिख लीजिएगा। जो भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कांच, रबड़ और प्लास्टिक, ये तीनों के तीनों उदाहरण है किसके? अक्रिस्टलीय ठोस के। ये पहला आपको याद रखना है कि ये समदैशिक प्रकृति का होता है, और दूसरा बात, इसका उदाहरण कांच है, रबड़ है और प्लास्टिक है। और इसके सिवाय क्या याद रखना है? सुनिएगा, ये अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आभासी ठोस भी इसको कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और एक और नाम है अतिशीतक द्रव। अतिशीतक द्रव भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशीतक द्रव के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अतिशीतक द्रव के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि अक्रिस्टलीय ठोस को। तो इसका नाम भी याद रखना है। और इसकी आकार जो होता है ना, वो असमाकृति होता है। असमाकृति आकृति होती है इसकी। इसका आकार कैसा होता है? असमाकृति होती है। इस बात को भी क्या करना है? याद रखना है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएं प्लीज आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। असंयोजक ठोस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है और सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, इसका राइट जवाब जो होने वाला है असंयोजक का, वो सभी होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी होने वाला है। मतलब हीरा भी होता है, इसका उदाहरण कौन होता है? हीरा भी होता है, और ग्रेफाइट भी होता है, और क्वार्ट्ज भी होता है। एक बात और मैं बता देता हूं, इसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए सहसंयोजक ठोस को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है नेटवर्क ठोस। क्या चीज? नेटवर्क ठोस। इसको नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। दे देगी कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, तो नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन होता है? हीरा भी होता है,
ग्रेफाइट भी होता है और क्वार्ट्ज भी होता है, इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, सभी होगा। लेकिन एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा ये याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, तो SiO2 होता है। क्वार्ट्ज का सूत्र क्या होता है, SiO2, इसको भूलना नहीं है। और इसको हम लोग SiC भी कभी कभी कह देते हैं। इस बात को भी क्या करना है, याद रखना है, नहीं भूलना है भाई, नहीं भूलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आयनिक ठोस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। NaCl है, MgO है, ZNS है और सभी है। तो देखिए आयनिक ठोस कह रहा है, तो मैं बता दूं कि आयनिक ठोस का उदाहरण NaCl भी होता है, MgO भी होता है, ZNS भी होता है, और एक और याद रखिएगा CaF2, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फ्लोराइड, ये भी आपको याद रखना है। इन चारों के सिवाय ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक और ये देखिए और क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, ये चारों उदाहरण किसके हैं, ये आयनिक ठोस के हैं। और आयनिक ठोस के बारे में और कुछ मैं बता देता हूं जिसको आपको याद रखना है। आयनिक ठोस जो होता है वो कठोर तथा भंगुर होता है। इस बात को याद रखिएगा कि आयनिक ठोस कैसे होते हैं, कठोर एवं भंगुर, परंतु भंगुर होते हैं। कठोर परंतु कैसे होते हैं, ये भंगुर होते हैं। इस बात को भी क्या करना है, याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता रहा हूं, आप लोग प्लीज याद रखिएगा कि इसका विद्युत चालकता कैसा होता है, ये विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए विद्युत रोधी, मैं बता रहा हूं कि ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होता है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर पूछेगा कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोस कैसा होता है, तो ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है, विद्युत रोधी, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यही जो है ये गलित अवस्था में जाता है। किस अवस्था में, गलित अवस्था में। तो गलित अवस्था में जाता है तो ये कैसा हो जाता है, जलीय विलयन। ये गलित अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। इस बात को भी क्या करना है, लिख लेना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रेंकल दोष निम्न में से कौन सा उदाहरण है। फ्रेंकल दोष पूछ रहा है कि फ्रेंकल दोष का उदाहरण क्या है। बता दो किसका उदाहरण पूछ रहा है, क्या होगा, ZNS होगा कि AgCl होगा कि AgBr होगा कि सभी होगा। तो मैं बता दूं कि फ्रेंकल दोष का उदाहरण कौन कौन होता है, ये ZNS भी होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। समझ रहे ना, तो इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि फ्रेंकल दोष के उदाहरण कौन है, ZNS, AgCl, AgBr और इसके साथ साथ याद रखिएगा AgI। ये भी उदाहरण है किसके, फ्रेंकल दोष के। तो इसका राइट जवाब सभी हो जाएगा। चारों याद रखिएगा, ZNS, AgCl, AgBr और AgI, ये चारों के चारों फ्रेंकल दोष के क्या हैं, उदाहरण हैं। और बहुत बार परिभाषा पूछा गया है फ्रेंकल दोष का 2 नंबर में। तो परिभाषा में बोल रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि यह क्या करता है, अपने वास्तविक स्थान से जब कोई आयन, जब कोई मतलब इस आई, देखिए इस दोष में होता क्या है कि जब कोई आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। मतलब ये अपना स्थान छोड़ देता है और अंतराकाश स्थान में क्या हो जाता है, चला जाता है, जिसको हम लोग फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। और ये देखिए विस्थापन कर रहा है, इसलिए इसको विस्थापन दोष के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ देगा कि विस्थापन दोष के नाम से किसे जाना जाता है, तो विस्थापन दोष के नाम से फ्रेंकल दोष को नाम जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, साक्टी दोष का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, NaCl, KCl, CaCl सभी। तो मैं बता दूं कि साक्टी दोष का उदाहरण कौन कौन होता है, NaCl भी होता है और इसके साथ KCl भी होता है, CaCl भी होता है और इसके साथ साथ AgBr भी होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और मैं एक बात और मैं बता दूं, AgBr ऐसा है जो साक्टी दोष भी दिखाता है और फ्रेंकल दोष भी दिखाता है। तो आपसे पूछ देगा कि वो कौन सा उदाहरण है जो साक्टी दोष को भी बताता है और फ्रेंकल दोष को भी। तो आपको याद रखना है AgBr। क्या चीज, AgBr, इस बात को याद रखेंगे और इसका राइट जवाब सभी होगा। आइए हम लोग जान लेते हैं कि साक्टी दोष किसे कहते हैं। देखिए साक्टी दोष भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। मतलब वैसा दोष जिसमें उदासीनता को बनाए रखने के लिए धन आयन और ऋण आयन अपनी बराबर संख्या में अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। माने जितना भी जाएगा तो धन आयन भी गायब होगा, उतना ही ऋण आयन गायब होगा। उसी को हम लोग साक्टी दोष कहते हैं। और साक्टी दोष का उदाहरण इसमें सभी होने वाला है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस फ्रेंकल दोष और शाक्टी दोष दोनों में मिलता है? दोनों मिलता है, शाक्टी दोष और फ्रेंकल दोष। जेड एन एस में नहीं मिलता है, क्योंकि जेड एन एस में हम लोगों ने अभी पढ़ा था फ्रेंकल दोष मिलता है, और एजीसीएल में भी कौन मिलता है? फ्रेंकल दोष मिलता है। लेकिन एजीबीआर ऐसा है जो कि दोनों मिलता है, शाक्टी दोष भी मिलता है और फ्रेंकल दोष भी मिलता है। मतलब इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकत्व का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्या क्वेश्चन दे रखा है कि लौह चुंबकत्व का उदाहरण बताना है। तो मैं बता दूं कि लौह चुंबकत्व का उदाहरण लोहा दिया है, कोबाल्ट दिया है, निकल दिया है, सभी दिया है। तो मैं बता दूं कि लौह चुंबकत्व का उदाहरण कौन होता है? लोहा भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी होने वाला है कि लौह चुंबकत्व का उदाहरण लोहा भी होता है, कोबाल्ट भी, निकल भी, और इसके साथ साथ याद रखिएगा CrO2 ये भी लौह चुंबकत्व का उदाहरण है, और गैडोलियम भी होता है, गैडोलियम, गैडोलियम, ये गैडोलियम भी उदाहरण किसका है? तो गैडोलियम भी उदाहरण किसका है? लौह चुंबकत्व का। तो ये सारा का सारा याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये तीनों भी, लोहा, कोबाल्ट, निकल, और इसको भी, और गैडोलियम को भी याद रखना है। ये सभी के सभी उदाहरण किसके? लौह चुंबकत्व के उदाहरण हैं। इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, प्रतिचुंबकत्व का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? प्रतिचुंबक के पूछ रहा है। ऑप्शन क्या? H2O, NaCl, C6H6 और सभी। तो H2O मतलब क्या हो गया? जल हो गया। ये किसका सूत्र होता है? जल का। और NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का। और ये देखिए ये किसका? बेंजीन का। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये किसका सूत्र होता है? बेंजीन का। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके हैं? तो मैं बता दूं ये तीनों के तीनों ऐसे उदाहरण हैं जो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकत्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकत्व। जो प्रतिचुंबकत्व पदार्थ किसे कहते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। किस रूप से? लिख लीजिएगा आप लोग कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसा होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। समझ रहे ना? इस बात को याद रखिएगा। और देखिए अगला देखिए क्या है, फेरो चुंबकत्व का उदाहरण कौन सा है? क्या क्वेश्चन है कि फेरो चुंबकत्व का उदाहरण कौन सा है? और ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी जरूर पढ़ा होगा। तो फेरो चुंबकत्व उदाहरण कौन दिया है कि देखिए Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। उसके बाद क्या है? Mg Fe2O4, और इसके साथ क्या क्या है? ZnFe2O4। ये तो मैं बता दूं कि सभी के सभी उदाहरण जो हैं ये फेरी चुंबकत्व के हैं। किसके हैं? फेरी चुंबकत्व के हैं। इस बात को याद रखना है। और एक बात और याद रखना है कि यह लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। इस बात को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद रख लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।